बात करते हैं। दिल्ली और देश में सड़क हादसों में हर साल लाखों की मौत हो जाती है। इसको लेकर ट्रैफिक के कानून कड़े किए गए। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। उनका ये प्रस्ताव है कि सड़क हादसों को इंश्योरेंस से जोड़ा जाए, यानी कि हादसे करने वालों पर आर्थिक बोझ पड़े। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जो जितने नियम तोड़े उससे उतना ही ज्यादा प्रीमियम लिया जाए, यानी जो लापरवाही से ड्राइविंग करेंगे उनको ज्यादा प्रीमियम देना होगा। उपराज्यपाल का सुझाव है कि यातायात नियमों को प्रीमियम से जोड़ा जाए। इससे जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ये चिट्ठी में बातें उन्होंने लिखी हैं, वित्त मंत्री को ये जो चिट्ठी लिखी है। साथ ही आपको बता दें, सड़क हादसों के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के सुझाव आते रहे हैं। अमूमन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ये हादसे कितने और कैसे हो रहे हैं, जबकि अगर पूरे हादसों की बात की जाए तो 2022 में देश में 4,37,000 सड़क हादसे हुए हैं। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन सीधा रुख कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। गिरफ्तार करके क्या मिला आपको? कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता चुप रहती है। वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाए। 1 मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लेना। तो काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी। काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते हैं केजरीवाल जेल में बैठा है, हम बनवा रहे हैं सड़क। देखो आप जीत ना जाते तो बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता? आज मैं वोट मांगूंगा, केजरीवाल आ गया, अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5000 करोड़ रुपए मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सारा पैसा तो आपके पास है। 5000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते, सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते। हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें सुन रहे थे। साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को परेशान करके और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके आप वोट पाना चाहते हैं। ये आरोप था अरविंद केजरीवाल का। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर रुख करते हैं उसी खबर का कि
एलजी ने जो चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कि जो लोग ज़्यादा सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनसे ज़्यादा प्रीमियम वसूला जाना चाहिए। और सड़क हादसों की एक इतिहास की बात करें और हाल फिलहाल जो हुए हैं उसकी बात करें तो 2022 में देश में 4,37,000 सड़क हादसे हुए। ये 2022 का आंकड़ा है। 1,55,000 इसमें मौतें हो गई। 70% हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण हुए और ट्रैफिक के नियम तोड़ने से 40% यहाँ पर हादसे हुए हैं। तो जानकार ये बताते हैं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में इस तरह के उपाय खोजे गए हैं, किए गए हैं, जो कि कामयाब भी रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही फैसला हुआ तो इससे सजग ड्राइविंग बढ़ेगी, हादसे कम होंगे और बेशकीमती जानें बचाई जा सकेंगी। इससे बीमा से जुड़ी उलझनें भी कम होंगी। तो यहाँ पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने एक चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को। और जिस तरह से देश में आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी आए दिन हम सड़क हादसों की तस्वीरें, इस तरह की खबरें देखते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती है। ऐसे में सख्त यहाँ पर एक सिफारिश यहाँ पर कर दी गई है एलजी की तरफ से। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, यहाँ पर ये जो एलजी ने चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को, क्या प्रैक्टिकली इसे लागू किया जा सकता है और इसका असर क्या जो नियम तोड़ते हैं उन पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल जया, ये प्रैक्टिकली लागू किया जा सकता है और बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए, अभी तक जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये प्रीमियम देती थी। अगर आपकी गाड़ी का 1 साल के भीतर कोई एक्सीडेंट क्लेम आपने नहीं लिया है तो आपको अब तक प्रीमियम मिलता आया है। लेकिन अगर इसको भारत सरकार लागू करती है तो ये बहुत एक अच्छा कदम होगा और दुर्घटनाओं को रोकने में ये बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि जब अभी कंपनियां दे ही रही हैं प्रीमियम में छूट कि अगर आपकी गाड़ी है और आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपको प्रीमियम वो देती है। तो अगर ट्रैफिक वायलेशन आप नहीं करेंगे और आपको प्रीमियम मिलेगा तो इससे जो ट्रैफिक रूल को न तोड़ने का एक संदेश भी जाएगा और इसका एक उनको फ़ायदा भी मिलेगा लोगों का। क्योंकि देखिए जया, हमारे यहाँ बहुत सख्त अभी नियम कायदे कानून भी बनाए गए। ये कहा गया कि ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक चालान होंगे। अगर आपने और ज़्यादा खतरनाक उल्लंघन किया है तो 10,000 तक जुर्माना आपके ऊपर में पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी गुड़गांव में आपने देखा होगा कि रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी और एक बाइक सवार जो है उस गाड़ी से भिड़ गया और उसकी तत्काल वहीं पर मौत हो गई है। दिल्ली में आप सोचिए कि हर दिन 4 मौतें होती हैं। किसी भी महामारी से इतनी मौतें नहीं होती होंगी जितनी एक साल में, बताइए 1.5 लाख मौतें हुई हैं। 2022 में 1,47,000 मौतें हुई थी। 2023 में जो है 1,54,000 मौतें हो रही हैं। तो इस तरीके से मौतें हो रही हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो एक बहुत, और मैं ये भी आपको बताऊं दर्शकों को कि ये जो 1.5 लाख मौतें हुई हैं इसमें से 80% मौतें जो हैं वो 15 साल से लेकर 45 साल के बीच के उम्र के जो लोग हैं उनकी हो रही है। और इससे भारत के इकोनॉमी पर भी, यानी ये ऐसी उम्र होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आदमी अर्थव्यवस्था में कर सकता है। तो जब उसकी मौत हो जाती है तो इसका भी नुकसान देश को होता है। ना सिर्फ परिवार अपनों को खोता है बल्कि इसका देश को भी बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। इससे कई लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान इसको उठाना पड़ता है देश को, और साथ में एक कीमती इंसानी जान चली जाती है। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और इसको भारत सरकार को लागू करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये अपने फायदे के लिए उपभोक्ताओं को इसका लाभ देती थी कि अगर जैसे मैंने अपने गाड़ी का कोई क्लेम नहीं लिया है 1 साल तक तो मुझे 10% कम जो है वो, जब मैं इंश्योरेंस अगली बार उसका करवाऊंगा गाड़ी का, तो 10% कम मुझे इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। तो इससे ट्रैफिक वायलेशन को जोड़ना एक बहुत अच्छा सुझाव है। बिल्कुल, बढ़ते हुए सड़क हादसों, उनमें होती हुई मौतों को कहीं ना कहीं रोकथाम और उसको काबू में करने के लिए एक सुझाव यहाँ पर दिल्ली के एलजी के द्वारा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
और अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 5 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है और यहां पर तमाम पार्टियां हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने करनाल के असंध में आज रैली को संबोधित किया। इस दौरान भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी एक साथ मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की जो असंध में रैली की गई है। राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हैं उसकी तस्वीरें। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित है, आबादी 15%, 90 में से 3। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3। होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसा का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा। बहुत उत्साह, राहुल जी के प्रति बहुत उत्साह, और गोगी जी पूरे भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। मैम, हरियाणा में बदलाव की लहर बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही, लोग उससे त्रस्त हैं, जन विरोधी सरकार रही, और आज लोग विकल्प कांग्रेस में देख रहे हैं। और प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस रैली को कवर कर रहे थे। प्रशांत, आप वहां पर मौजूद थे। ये रैली किस मायनों में आपको खास लगी? इस मायनों में तो है ही कि हुड्डा और भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ मंच पर थे, और राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली थी। अभी तक वो जम्मू कश्मीर जा रहे थे, वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, पहली हरियाणा में उनकी रैली। कैसे आंकेंगे आप इसको? नहीं, देखिए जया, पहली रैली इसलिए भी थी, आप सोचिए अब 1 हफ्ता बचा है चुनाव प्रचार में। 3 अक्टूबर तक ही चुनाव प्रचार है, और अब 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी यहाँ पहुँचे। उसकी वजह भी यही रही जया, क्योंकि आपने जो कहा कि कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा एक ही मंच पर आए। पहले वो आने को तैयार नहीं थी कुमारी सैलजा। संभवतः यही वजह रही कि 3 दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ रैली होने वाली थी हरियाणा में, लेकिन वो आखिरी क्षणों में उसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि कुमारी सैलजा नहीं आ रही थी, वो नहीं मान रही थी। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आते और सभी नेता अगर नहीं रहते तो एक भारी फजीहत होती पार्टी के लिए। तो इसी से बचने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली रद्द करनी पड़ी थी। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राहुल गांधी की रैली सबसे जो महत्व इसका यही है कि आज पहली रैली तो थी ही, लेकिन एक मंच पर वो लाने पर कम से कम कैमरे के सामने कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा को लाने में ज़रूर कामयाब रहे। और ये एक राहत की बात ज़रूर रही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिरी में ये भी इशारा किया, सबको खुश करने के लिए ये कहा अपने भाषण में कि जो सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो वो सबकी सरकार होगी, किसी एक की सरकार नहीं होगी, और सबकी खुशी से ये सरकार बनेगी। तो जाहिर है ये बातें जो राहुल गांधी ने कही है, इतने जो गुट हैं हरियाणा में, उस सभी गुटों के नेताओं को अच्छी लगेगी, और कम से कम बैलेंसिंग एक्ट करने की एक कोशिश की है राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर अपने भाषण में भी, और सभी नेताओं को एक मंच पर साथ लाकर यही करने की उन्होंने कोशिश की है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो प्रशांत, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, करनाल के असंध में जब ये रैली हुई तो एक मंच पर भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, जो गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर, वो बाहर नजर ना आए और एक साथ सभी मंच पर नेता नजर आए। उसको दिखाने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ कामयाब हुई, क्योंकि दोनों ही नेता एक मंच पर साथ आज नजर आए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बनाए गए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव 2 दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था सियासी बवाल। सफाई में कहा था, नीतीश मेरे मानस पिता। यूबीटी शिवसेना नेता संजय राउत को 15 दिन की सजा। मेधा
किरीट सोमैया की शिकायत पर कोर्ट का फैसला। पति किरीट सोमैया पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। मुंबई के पौष इलाके अंधेरी में खुले मैनहोल में गिरकर एक महिला की मौत। कल रात हुई थी भारी बारिश से भर गया था यहां पानी। मुंबई महानगर पालिका पर फिर उठे सवाल। एफआईआर दर्ज। आयोजक हैं मुल्तानी कूका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। झरनों की कलकल ध्वनि से मधुर गीत गाता बस्तर। तुमड़ी, मोहरी, मादर की थाप पर थिरकता बस्तर। अनोखी संस्कृति, परंपराओं, खान पान, रहन सहन और कुदरत की सुंदरता को बस्तर ने अपने बस्ते में समेट रखा है। बस्ते में जब भी झांकेंगे तो खजाने के रूप में आमचो बस्तर किमचो सुंदर की पहचान नजर आएगी। लेकिन इसी बस्तर में बारूद भी पसरा है। ब्लास्ट का पैर उड़ गया, दोनों आँख से लगा, पूरे शरीर पूरा लगे से। शाम से मैं दंतेवाड़ा गया था, उसके बाद उधर से वापस आते समय सिंगावारम पुछारा के पास आईडी ब्लास्ट में बस उड़ गया, बस को उड़ा दिया वो नक्सली। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं बेहोश हो गया था। मेरे लड़का को नक्सली लोग घर में आके उसको अपने गले में रस्सी लगा के उसको आँख को बंद करके उसको निकाले। तो मैं भी आवाज सुन के गया तो आके गांव वाले को बताए। जब मेरे को उठा के लाए, मैं अपने बेटा का मौत को भी नहीं जानता। प्रकृति की गोद में बसा बस्तर 4 दशक से भी अधिक वक्त से लाल आतंक के साए में है। व्यवस्था के खिलाफ क्रांति के नाम पर दहशत का बारूद बिछा दिया गया है। इस बारूद से लगी आग की चपेट में राहुल, महादेव, दयालु जैसे सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण झुलस रहे हैं। संस्कृति परंपराओं की गाथा लिखने वाला बस्तर हिंसा का दंश झेल रही मार्मिक कहानियों से पट गया है। हम लोग घर से आंगनबाड़ी की ओर निकल रहे थे सर, तो रास्ते में इमली पेड़ के नीचे बम गाड़ा हुआ था केटली में। तो हम लोग केटली समझ के उसको उठा लिए सर। मेरे हाथ से उठाया, मेरे हाथ में यहाँ लगा सर। देखिए हाथ में अभी भी जी, अभी भी है सर, और अंदर भी है इसमें भी। और मेरे बहन के आंखें में लग गई सर, वो देखी थी। अच्छा, ये आपकी बहन है? जी। इनका क्या नाम बताया? राधा। राधा सलाम। और कितने साल के रहे होंगे जब आप लोग इस घटना की चपेट में आए थे? जी, मैं 5 साल का था सर, और मेरी बहन 3 साल की थी। मेरे एक आंख में दिखाई नहीं देती है और इस आंख में कम दिखाई देती है सर, इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ब्लास्ट के बाद सही, उसके पहले सही था? जी, उसके पहले सही था, ब्लास्ट के बाद ही है। नारायणपुर जिले की रहने वाली राधा 3 साल और भाई 5 साल की उम्र में ही नक्सल हिंसा का शिकार हो गए। इन मासूमों का कसूर महज इतना था कि वो इस इलाके में रहते हैं जो लाल आतंक के साए में है। कोंडा गांव के रहने वाले केदारनाथ कश्यप को भी नक्सल हिंसा का गहरा जख्म मिला है। ये नक्सलवाद के दंश को आज अपने जीवन में जी रहे हैं। 12 मार्च 2014 को हम लोग दोनों भाई बाजार निकले थे मर्दापाल से 6 किलोमीटर दूर मटवाल ग्राम में, जिसमें अज्ञात नक्सलियों को कुछ हमारे संबंध में गलत संदेश मिला हुआ था, जिससे घटना को अंजाम देने के लिए बाजार स्थल में पहुंच गए और वहां पर पीछे से हमारे ऊपर फायर किया।
फायर में भाई के सीने में 2 गोली लगा और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांग को क्या नाम था भाई का? भाई का नाम रुपेंद्र कुमार कश्यप था। उसकी मेरे जांग को लग करके छलनी होकर निकल गई। गोली लगने के बाद हम लोग का दोनों का ब्लडिंग चालू हो गया। तब हम दोनों भाई एक दूसरे का जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए और भाई कुछ दूर जाने के पश्चात गिर गया, जहाँ पर जाकर के नक्सलियों ने उसका निर्ममतापूर्वक गोली मार करके उस पर अटैक किया, पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। तब नक्सलियों ने उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिया, जिसके पश्चात मेरे भाई की मौत हो गई। उस समय मेरी माँ भी बाजार गई हुई थी और लोगों को उसके प्राण की रक्षा की भीख मांग रही थी, पर भी सामने किसी ने आकर के उसके लिए अपना सहयोग नहीं दिया। राधा रामू केदार की तरह ही नक्सल हिंसा के दंश की कुछ कहानियां अपनी व्यथा को सुनाने देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। बस्तर शांति समिति के नेतृत्व वाले 55 सदस्यीय जत्थे में कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपना एक पैर खो चुके हैं, कुछ ने आंखों की रोशनी खो दी है। आज बस्तर पिछले 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेलता आ रहा है और इस नक्सलवाद के दंश में बस्तर का जनजीवन आज नरक बन गया है। आपके सामने मेरे साथ जो आए हैं इसमें से 38 ऐसे लोग हैं जो आईडी ब्लास्ट में किसी ने अपनी आंखें खो दी है, किसी ने अपना हाथ गंवाया है, किसी ने अपना पाँव गंवाया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सहारा के चल फिर नहीं सकते और कुछ ऐसी माताएं भी हैं जिनके घर में कोई नहीं था, कमाने वाली एक माँ थी और आज माँ की ऐसी अपंगता वाली जो स्थिति आ गई है जिससे इनका जनजीवन दुभर हो गया है। और हम चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का दंश हम किस कदर झेल रहे हैं, हमारे जीवन को नक्सलवाद ने किस तरह से नरक बना दिया है और हम हमारी आवाज़ लेके दिल्ली आए हैं और हम यहाँ आके हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम बस्तर में किस कदर से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, हतोत्साहित हैं और डर के जीना पड़ता है। बस्तर से दिल्ली पहुंचे आदिवासियों के दल में नारायणपुर के रहने वाली बोती भी हैं, जिनकी गोद में दुधमुही बच्ची करिश्मा है। बोती बताती हैं कि वो गांव के हाट बाजार में सामान खरीद रही थीं। अचानक नक्सली एक शख्स पर फायरिंग करने लगे। भाग दौड़ में 3 गोली उनके शरीर में लग गई। बीजापुर के चुटवाही गांव के रहने वाले 22 साल के माड़वी नंदा भी बैसाखी के सहारे दिल्ली पहुंचे हैं। इसी साल 2 जून को वो ट्रैक्टर से तर्रेम जा रहे थे, बीच में उतरे, आईईडी पर पैर चला गया। ब्लास्ट में उन्होंने एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। मैं हम लोग शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, वो रास्ते से हम लोग 2 जना रहे थे, हम लोग फंस गया था। हम लोग नहीं देखे यार दम रखे बोल के रास्ते पे जा रहा था। उस समय एक नक्सलाइट ने वो पोस्टर डाला था, उसको मैं पढ़ूंगा बोल के उठाया था। उसी समय बम ब्लास्ट हुआ मेरा। कब की बात है ये 2016 की बात। कितना नुकसान हुआ आप लोग का व्यक्तिगत तौर पर? मेरा सर हाथ टूटा है और आँख गया है। जब मेरा ड्यूटी एड़का में हॉस्टल में था तो गेट के सामने टिफिन बम गाड़ दिए थे नक्सलाइट, तो उसमें पर्दा था, पर्दा जी, पर्दा को हटाते समय क्या है टिफिन बम विस्फोट हो गया। उस समय मेरा आँख में, कान में और पूरा टांग में, हाथ में सब में वो छर्रा, कांच, खिल्ला जो भी लगा, इसलिए मैं मोबाइल भी सुन नहीं पाता सर और धूप में आँख में भी देख नहीं पाता था। 18 सितंबर की देर रात दिल्ली पहुंचे नक्सल पीड़ितों का समूह 23 सितंबर तक दिल्ली में रहा। इस दौरान जंतर मंतर के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जेएनयू भी गए, अपनी व्यथा सुनाई और एक ही गुहार लगाई। हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, हम मार्क्सवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हमारा यही बस गुहार है माननीय एचएम महोदय से भी और हमारे राष्ट्र के प्रमुख उच्च वर्ग के लोगों से भी कि हमारे साथ जो घटना हुआ ऐसा अब बस्तर में किसी निर्दोष जनता के साथ ना हो। मतलब हमारे साथ हुआ सर, ऐसा दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं।
बस्तर में शांति हो जाए एकदम। इतने सारे आए हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी को नहीं दिखता है। ऐसे मैं भी हूँ, मेरे को भी इस आँख में नहीं दिखता है और इस आँख में कम दिखता है, ऐसी मत हो बोल के मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ सर। बस्तर में नक्सल हिंसा की कहानियां जितनी दर्दनाक है उतनी ही भयावह आंकड़े भी। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में साल 2018 से फरवरी 2023 तक 345 आम नागरिक मारे गए हैं। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं में 848 जानें गई हैं, इसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बस्तर शांति समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 सालों में 329 बार बस्तर में बम विस्फोट हुआ है। नक्सल हिंसा की चपेट में आए 1200 से ज्यादा लोग दिव्यांग हो गए हैं। 40 साल से बस्तर नक्सल हिंसा की चपेट में है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर समेत सभी 7 जिले नक्सल प्रभावित हैं। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर लंबे समय से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहा है। वहां के ग्रामीण बेगुनाह होते हुए भी इस हिंसा में पिस रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। अमित शाह को पीड़ितों ने अपनी व्यथा सुनाई और बस्तर को नक्सल हिंसा से आजाद करने की गुहार लगाई। मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने न सिर्फ पीड़ितों की बात सुनी बल्कि नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया। और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे, और अब आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। नक्सल हिंसा पीड़ितों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश में उनकी मानवाधिकार की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता। पीड़ितों का जत्था देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने पहुंचा। राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें भी अपनी बात सुनाई और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति को बताए इस पर बम हो गया करके, आओ पूरे शरीर में लगा करके बताए। 4 दशक से बस्तर में जो नक्सल समस्या चली आ रही है उसका त्वरित समाधान होना चाहिए। बस्तर में आधारभूत जो संरचना है वो विकसित होना चाहिए और अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास की जो धारा है वो वहाँ तक बहे और वहाँ फिर से शांति लौटे। ये हमारी मुख्य मांगों में से थी।
पे पुनर्वास नीति को लेकर भी आप लोगों ने कुछ मांग रखी है, बता रहे थे कि उसके तहत क्या है, पेंशन वेंशन की डिमांड या क्या कुछ मांग है? पुनर्वास नीति को लेके हमने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने मांग रखने के लिए अपना तैयार किया है। हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने इन पीड़ितों के लिए पुनर्वास नीति के तहत इनको पेंशन और जो भी सुविधाएं शासन से मिल सके, जो विकलांगजन हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए एक हम मांग पत्र तैयार करके छत्तीसगढ़ शासन के सामने हम अपनी मांगों को रखेंगे। नक्सल हिंसा पीड़ितों ने बस्तर से दिल्ली का सफर तय किया, बड़े बड़े लोगों से वायदों की पोटली भी भर लाए। अभी जिस प्रकार से हमको आश्वासन मिल रहा है उस हिसाब से हमको एक उम्मीद की किरण आशा जगने लगी है कि वहाँ पर एक शांति का माहौल कायम होगा, वहाँ पर नक्सल जैसे समस्या का खात्मा बहुत जल्द होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। माननीय महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है, उससे तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा जो दुख भरी कहानी है इसका जरूर हल हो सकता है। नक्सल हिंसा के दंश की कहानियां लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर से दिल्ली पहुंचे पीड़ितों ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री समेत दिल्ली के बुद्धिजीवियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। सबकी एक ही मांग है कि बस्तर से नक्सल समस्या का समाधान हो, जल्द हो, और जो लोग नक्सल हिंसा का दंश झेल चुके हैं उनकी आने वाली पीढ़ी को फिर से बस्तर में नक्सल हिंसा का दंश न झेलना पड़े। अब इनकी बात कितनी जिम्मेदारों को सही लगती है और उस पर समाधान के लिए क्या कार्रवाई होती है, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दिल्ली से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।